नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल 7 वर्ष पूरे होने पर सभी को बधाई दी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना स्वस्थ भारत के संकल्प और स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करती है और गरीब, वंचित, अशक्त वर्ग और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन संजीवनी साबित हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोग सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का इस वरदानी योजना के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि गरीबों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। गाजीपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं, जहां पुलिस लाइन हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और मिश्रा बाजार में व्यापारियों से संवाद करने पहुंचे। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा भी की। और ट्रेनिंग करा के उनका रोजगार खातिर भी व्यवस्था करेंगे। नहीं करेंगे, आप भी व्यवस्था होगी, आप चिंता न करिएगा। कोई बात हो तो बताइएगा। ये है ना अधिकारी यहाँ पे कहाँ है, और कोई बात अगर लगता है कि कोई दिक्कत ऊपर की तो हम ये भी साहब है आइए। नहीं अगला सब नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बस अगला सब नहीं मिलेगा, आप चिंता मत करिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। लगभग 23 महीने के लंबे इंतजार के बाद आजम खान सीतापुर जिला कारागार से बाहर निकले तो सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सीतापुर प्रशासन ने उनकी रिहाई के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एसडीएम, सीओ और एडिशनल एसपी को सीतापुर बॉर्डर तक छोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लखनऊ में इस मौके पर सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं, इसके लिए हम न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही समाजवादियों को विश्वास था कि न्याय जरूर मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आगे बीजेपी द्वारा कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और ना ही कोई अन्याय होगा। सीतापुर जेल में बंद सपा के गद्दावर नेता आजम खान आखिरकार जेल से रिहा हो गए। रिहाई की खबर फैलते ही रामपुर से लेकर सीतापुर तक समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लगातार पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए थी। वहां पुलिस लगातार भीड़ को खदेड़ने का काम कर रही थी। जिला कारागार के बाहर आजम खान से मुलाकात करने के लिए रामपुर से आए समर्थकों की भीड़ जमा रही। साथ ही आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 से जेल में बंद चल रहे थे आजम खान की रिहाई के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कई दलों के नेता आजम खान को बधाई देने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि रिहाई के बाद आजम खान राजनीति में कितना सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं अवनीश सिंह, आर्यन टीवी, सीतापुर। हो गया है उससे पहले 1 महीना, और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो
अम्बेडकर नगर में कई स्थानों पर बता दें कि आइलम मोहम्मद की होल्डिंग लगाए जाने का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने हाईवे और सड़क किनारे ये होल्डिंग्स लगाए और बसखारी थाना क्षेत्र के डोडो और जलालपुर थाने के वजीदपुर में भी ये पोस्टर देखे गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महामहिम के प्रस्तावित और सत्यापित कार्यक्रमों के मद्देनजर सभी संबंधित स्थलों पर सुरक्षा और प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने के निर्देश दिए। अपर प्रमुख सचिव और डीजीपी के निरीक्षण के बाद मथुरा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को कार्यक्रमों के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न होने देने के निर्देश दिए गए। आप जानते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का यहाँ पर 25 तारीख को विजिट है और उसी सिलसिले में यहाँ पर जो उनका विजिट है उससे प्री विजिट इंस्पेक्शन जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं यहाँ पर आए हुए हैं और सभी स्थानों पर जहाँ पर महामहिम का विजिट है उसका निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, जो मानक है उनके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और पूर्ण सुरक्षित तरीके से कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। बाराबंकी में शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया। बता दें कि डीएम शशांक त्रिपाठी ने जिले भर में संचालित फर्जी और बिना मान्यता वाले फोर्स चलाने वाले निजी कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले की सभी तहसीलों में विशेष जांच समिति गठित कर दी गई है, जो हर तहसील में संचालित कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों की गहन जांच करेगी। ये समितियां दस्तावेज, मान्यता, कोर्स की वैधता और संस्थान के संचालन से जुड़ी अन्य जानकारियां खंगालेंगी। डीएम शशांक त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी भी संस्थान में लापरवाही पाई गई या बिना मान्यता कोर्स चलाए पाए गए तो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फर्जी फोर्स चलाने पर चेतावनी दी गई है और इसके साथ ही बाराबंकी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डीएम का कॉलेजों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही नियमों का पालन करने के लिए जरूरी और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पथरा गांव में छात्र अमन मौर्य को पड़ोसी ने दौड़ाकर बता दी कि गोली मार दी। गंभीर हालत में छात्र को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति नाजुक बताई। घटना के पीछे 2 दिन पहले का विवाद बताया गया और पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना रामगढ़ताल पर आज फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर निरीक्षण से ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज चल रहा है। परिवारीजनों द्वारा पड़ोसी पर आरोप लगाए गए हैं और परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। मेरठ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कमिश्नर कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक से पेट्रोल की बोतल छीन ली और उसकी जान बचाई गई। जानकारी के अनुसार युवक की भतीजे की कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। युवक का आरोप है कि हादसा कॉलेज कॉलोनी में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण हुआ। उसने कई बार नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमिश्नर कार्यालय की ओर से बताया गया कि युवक की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी और यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
और इसके साथ ही मेरठ से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया और इसके साथ ही बता दें कि युवक को प्रशासन संभालता हुआ नजर आया, जहां कमिश्नर कार्यालय में ये प्रयास किया गया, जिसके पास से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और लोग ये दृश्य देखकर हैरान होते हुए नजर आए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर के क्षेत्र के गांव में रामतीरथ गुप्ता के नवनिर्मित मकान की छत अचानक से गिर गई। घटना में 7 मजदूर दब गए। रेस्क्यू के लिए अयोध्या से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। मलबे से 6 मजदूरों को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां 2 को गंभीर हालत देखते हुए सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। 2 मजदूरों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं और घटना में रेस्क्यू का कार्य जारी है। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 को थाना लबुआ अंतर्गत ग्राम धरिया मऊ एक निर्माणाधीन ये मकान था, जिसमें मजदूर कार्य कर रहे थे, 7 मजदूर करीब। और शाम को सब लगभग 8 बजे की ये घटना है, जब ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि इसमें लिंटन गिरने से कुछ लोग दब गए। तत्काल पूरी टीम मौके पर पहुंची, प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम और एम्बुलेंसेस, और रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया गया। एसडीआरएफ अयोध्या को भी बता दिया गया कि यहाँ उनकी ज़रूरत है। तब तक हम लोगों ने रेस्क्यू यहाँ पे लोकली शुरू किया। 4 लोगों को सक्सेसफुली निकाल के हम लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया, तो वो उन लोगों की स्थिति अभी ठीक है। जब एसडीआरएफ यहाँ आई तो उन्होंने ऑपरेशन को टेक ओवर किया और करीब 2 लोगों को उन्होंने निकाला। तो उनको जब सीएचसी ले जाया गया तो उनको मृत घोषित किया गया। अभी ये रेस्क्यू चल रहा है, क्या संभावना की और लोग भी दबे होंगे इसके अंदर? अब कोई ऐसी संभावना नहीं है। रेस्क्यू चल रहा है एक बार फाइनल चेक करने के लिए, लेकिन जो हम लोगों को सूचना थी कि कितने लोग इसमें कार्यरत थे, उन सभी लोगों का काउंट हमें मिल गया है। एक व्यक्ति तो शुरू में ही खुद ही चला गया था, क्योंकि संभवतः वो बाहर की तरफ था। 4 लोग हम लोग रेस्क्यू करके निकाले और 2 लोगों को जो अभी निकाला गया है वहाँ वो सीएचसी में उनको मृत घोषित है। सर हम सब ऊपर से अचानक में बैठ गया पटरी पर, उसी से सब गिर गए। अच्छा, टोटल कितने मजदूर थे? टोटल हम सब 12 आदमी गए थे। 12। तो क्या सभी लोग दबे हैं? नहीं सर, हम 2 हैं, हमारे 2 दबे हैं बस। 2 लोग और दबे हैं। टोटल कितने लोग थे दबे इसके अंदर? सर 5 ऊपर थे, ऊपर वाले तो नहीं, पूरे दबे थे। जो शटरिंग किए थे वो भी नीचे थे। अच्छा, सबकी हालत अभी ठीक है? सर जितने हैं अभी तो ठीक है, जो अभी दबे हैं उनको नहीं पता है दबे हैं नहीं है।
आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक खड़े ट्रक में ट्रेलर टकरा गया। और बता दें कि हादसे में ट्रक के परिचालक, ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हादसा उस समय हुआ जब दूसरी ओर से आ रही तेज रोशनी की वजह से चालक को मार्ग का सही अनुमान नहीं हो सका और टकराव हो गया। घटनास्थल पर बता दें कि कोतवाली की पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और हादसे की पूरी जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने नागरिकों से आगरा एक्सप्रेसवे पर सावधानी और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। में आता है। इस हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 7वें नंबर पर आता है। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका आता है, नंबर 4 पर ब्राजील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, कनाडा का नंबर आता है, कनाडा के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद तब भारत, बृहत्तर भारत का नंबर आता है। यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कुल भूभाग है, इसके पास लगभग 42.5 करोड़ हेक्टेयर की भौगोलिक क्षेत्रफल था हमारे पास। लेकिन रूसी संघ के पास जो है वह है 1 अरब 70 करोड़ हेक्टेयर लैंड उसके पास। बहुत बड़ा भूभाग उसके पास, भारत से कई गुना बड़ा। अमेरिका के पास भी काफी बड़ा, कनाडा के पास भी कई ज्यादा बड़ा, ब्राजील के पास भी, चीन के पास भी। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सभी भारत से बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितनी भूमि है इन देशों के पास, जितनी भूमि है उसमें केवल और केवल 20% भूमि पर ही कृषि हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और भारत अकेले देश है
जिसकी 60% से अधिक भूभाग पर बेहतर कृषि होती है और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन भारत रखता है। एक नहीं, कई कई फसलें भारत ले सकता है और भारत लेता था। भारत कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक था। दुनिया के अंदर भारत कपड़ा बेचता था। आपने बंगाल के उन कारीगरों का इतिहास सुना होगा, जाना होगा, जिन कारीगरों ने को विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी उन शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए जिनके हाथ काट दिए थे, उनकी कारीगरी को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। खेती किसानी में भी भारत के अंदर, जब तक भारत का किसान, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और आपसे एक पीढ़ी पहले के लोग जानते होंगे, हमारे यहां खेती बाड़ी में यूरिया, पोटास, डीएपी, जिंक फास्फेट या कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। ये सीजन था। होली से लेकर के और दीपावली के बीच हर गांव में गाय, बकरी, भैंस ये खेतों में बांधे जाते थे और खेतों में बांध करके वह उसी हिसाब से खेती की उर्वरता को बनाते थे। यानी जितनी हम खेती का दोहन करते थे उससे कई गुना हम खेती को रिटर्न करते थे उसके माध्यम से। परिणाम क्या होता था? आज जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग कह रहे हैं, जिसके लिए सुभाष पालेकर जी कहते हैं जीरो बजट खेती, ये जीरो बजट खेती ही हमारा अन्नदाता किसान इस देश के अंदर करता था। ये वही खेती थी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय से जुड़े हुए उत्पाद, गाय का खुर उस धरती को मुलायम भी करता था, उसकी उर्वरता को भी बनाता था। परिणाम क्या होता था? खूब अन्न उत्पादन होता था, खूब अन्न उत्पादन होता था, धन धान्य से परिपूर्ण था। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी, यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दास्ता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पे निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी। बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था। ये भारत की ताकत बनती थी। भारत को उत्पादक देश के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में भारत का बेहतरीन उत्पादन दुनिया के मार्केट में छाता था। दुनिया का व्यापारी यहां आता था, यहां से लेके जाता था, यहां से व्यापारियों का काफला अपना सामान पहुंचाता था। क्या नहीं था भारत के पास? सब कुछ तो था। लेकिन जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम बातों के आधार पर बांटा, और आज भी
वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। वे लोग इस स्वदेशी अभियान में भी तमाम प्रकार की उंगलियां उठाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि हम जो भी भारत के श्रमिकों के श्रम से बना हो, हमारे युवाओं की प्रतिभा से आगे बढ़ाओ, वह कोई भी उत्पादक जो भारत की धरती पर भारत के उद्यमी, भारत के व्यापारी, भारत के श्रमिक, भारत के युवा, इन सबके सामूहिक। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।